जो टॉपिक आज का होगा वो होगा पहला इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड इन्स, और दूसरा इसी में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड इन्स। तो कॉन्जुगेटेड इन को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक लाइन ऐसे ड्रा करते हैं। ये है आपका इथिलीन मॉलिक्यूल और ये है ब्यूटाडाइन। तो आप देखिए, एक इथिलीन मॉलिक्यूल है, ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल है। इन सब को डिस्कस करने से पहले हम एक बात आपको बताएं कि अगर इथिलीन मॉलिक्यूल का लैम्डा मैक्स हम देखें कि कितने पर ये एब्जॉर्ब करता है, तो ये आता है 175 पर। और यही अगर हम ब्यूटाडाइन का, इस ब्यूटाडाइन का, इस तरह ब्यूटाडाइन लिखा गया है राइट हैंड साइड में, ब्यूटाडाइन का लैम्डा मैक्स अगर हम लोग देखें तो ये आता है 217 पर। इसका मतलब है कि कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से इसका लैम्डा मैक्स बढ़ रहा है। तो 135 एक्सेट्रा इन। तो तीन एग्जाम्पल को मैं एक साथ देख रहा हूँ। एक देख रहा हूँ इथिलीन को, दूसरा मैं देख रहा हूँ ब्यूटाडाइन को, और तीसरा देख रहा हूँ 135 एक्सेट्रा इन को। तो जब 135 एक्सेट्रा इन को हम लोग देखते हैं तो इसका लैम्डा मैक्स जो होता है वो आता है 256। सी व्हाट इज हैपनिंग इन तीनों केस में। अगर आप देखें, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ कॉन्जुगेटेड इन आपको पढ़ना है सिर्फ, लेकिन मैं तीनों को एक साथ कोरिलेट कर रहा हूँ। पहला एग्जांपल है इथिलीन जिसका लैम्डा मैक्स वैल्यू 175 पर है। तो व्हाट वी डिड, वी हैव कंसीडर्ड 3 एग्जांपल्स, और तीनों में क्या अंतर है, इसमें पहले वाले एग्जाम्पल में, दूसरे वाले एग्जाम्पल और तीसरे वाले एग्जाम्पल में क्या अंतर है। पहला वाले में अगर आप डबल बॉन्ड की बात कीजिए, डबल बॉन्ड की बात कीजिए, तो एग्जाम्पल 1 में आपका एक डबल बॉन्ड है। एग्जाम्पल 2 को आप देखते हैं तो उसमें 2 डबल बॉन्ड है, और एग्जाम्पल 3 को उसमें आप देखते हैं तो 3 डबल बॉन्ड है। ये और कॉन्जुगेटेड है। सबसे खास बात यह है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेटेड हैं। कॉन्जुगेटेड मतलब अल्टरनेट सिंगल एंड डबल। इससे जो कॉन्सिक्वेंस निकल करके सामने आ रहा है वो कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो कॉन्सिक्वेंस ये है कि दो चीजें बढ़ रही हैं। पहला क्या, लैम्डा मैक्स भी इंक्रीज कर रहा है एंड एप्सिलॉन मैक्स भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये है जो आपका पहला टॉपिक था कि इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन से क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ एक चीज दिख रही है कि अगर कॉन्जुगेशन बढ़ाया जाए तो लैम्डा मैक्स भी बढ़ता है, एप्सिलॉन मैक्स भी बढ़ता है। बेसिकली पढ़ना है आपको कॉन्जुगेटेड डाइन का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। जीएस ट्रांजिशन है वो कौन सा है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। क्योंकि दोनों के ही केस में, चाहे आप इथिलीन का केस लीजिए चाहे ब्यूटाडाइन का केस लीजिए, पाई और सिग्मा बॉन्ड ही है। देखिए यहाँ ये बॉन्ड सिग्मा है और ये बॉन्ड पाई है आपका, यहाँ भी ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। तो जब पाई और सिग्मा बॉन्ड ही पाए जाएंगे तो इसमें जो ट्रांजिशन होगा दोनों के केस में वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। यही प्रीफर्ड ट्रांजिशन होगा, पाई टू पाई स्टार। और आप जानते हैं कि पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस पर लैम्डा मैक्स डिपेंड करता है, वो इस डेल्टा ई के इक्विवेलेंट होता है। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट इथिलीन को हम लोग देखें अगर, तो यहाँ क्या करते हैं कि इथिलीन के केस में देखिए कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2 है। और कार्बन नंबर 1 के को आप देखिए तो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, तो कार्बन नंबर 1 पर एक पी ऑर्बिटल और कार्बन नंबर 2 पर भी एक पी ऑर्बिटल है, और यही दोनों पी ऑर्बिटल मिलकर के आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर दो पी ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो अगर ये दो पी ऑर्बिटल इस पर इसमें है, एक बॉन्ड है तो दो पी ऑर्बिटल होंगे, तो अगर कंबाइन करेंगे तो इनकी कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी कितने तरह की होगी इसको हमको समझना है। तो these two ऑर्बिटल्स में कंबाइन बाय these two ways। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है दोनों के कॉम्बिनेशन की कि दोनों इन फेज कंबाइन करें, मतलब दोनों का सेम साइन वाला ऑर्बिटल एक तरफ है, इसको हम लोग कहेंगे पाई,
या आउट ऑफ द फेज कंबाइन करें, ये प्लस और ये माइनस, ये आउट ऑफ द फेज कॉम्बिनेशन है, इसको हम लोग कहेंगे पाई स्टार। अब आप देखिए कि एक ऑर्बिटल आपका पाई हो गया, एक ऑर्बिटल आपका पाई स्टार हो गया। सॉरी, देखिए ये दो तरह के, अगर दो पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उनकी दो तरह से कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी होगी, या तो इन द फेज जिसको हम लोग कहेंगे पाई है, या तो आउट ऑफ द फेज जिसको पाई स्टार। ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया एंटी बॉन्डिंग। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये एनर्जी का लेवल है। आप देखिए ये जो लाइन हमने खींच रखा है इसको कर दीजिए आप ये एनर्जी को डिनोट करता है। तो कम एनर्जी है पाई की और ज्यादा एनर्जी है पाई स्टार की। और इस बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पाई में और पाई स्टार वैकेंट हो जाएगा। तो इसको कहेंगे हम लोग HOMO, हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है जो फील्ड है, और ये कहलाएगा LUMO। और हमने शुरू में बताया था कि इलेक्ट्रॉन HOMO से LUMO में जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल करके यहाँ जाएगा, ये डेल्टा ए है। अगर आप इसको hmu देंगे तो ये hmu कितना होगा, यही हमको देखना है। अगर हम आकर के ब्यूटाडाइन का केस देखें तो आप देखिए कि कार्बन नंबर 1 2 3 4 से 1 2 3 एंड 4, ये कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं। और इन 4 कार्बन्स में कार्बन नंबर 1 2 के बीच पाई बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन नंबर 3 4 के बीच पाई बॉन्ड बना है। तो कुल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं इस पाई बॉन्ड को बनाने में, तो कुल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने चाहिए, और 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे इसको हमको देखना है। ये 4 ऑर्बिटल हैं और इन 4 ऑर्बिटल में जैसे हमने बताया यहाँ इथिलीन के केस में कि इन द फेज हो सकता है, आउट ऑफ द फेज हो सकता है। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, चारों ऑर्बिटल इन द फेज में प्लस 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 प्लस, तो इसके अपोजिट में आप माइनस माइनस साइन कर दीजिए। या ऐसा हो सकता है कि दो ऑर्बिटल इन द फेज में प्लस प्लस एक साथ इन द फेज में और माइनस माइनस एक साथ इन द फेज में, या 2 ऑर्बिटल इन द फेज में सिर्फ प्लस माइनस माइनस प्लस, इसके अपोजिट कर दीजिए माइनस प्लस प्लस माइनस। या चौथी पॉसिबिलिटी ये होगी कि कोई भी फेज में ना हो, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस अपोजिट साइन प्लस माइनस। ये 4 तरह के ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटीज हैं अगर ब्यूटाडाइन बने तो चूंकि ब्यूटाडाइन के केस में पाई बॉन्ड बनने में 4 पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो चारों पी ऑर्बिटल इस 4 तरह से आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। जिसमें से सबसे लोअर एनर्जी वाले को हम लोग कहेंगे पाई 1, दूसरा पाई 2, तीसरा पाई 2 स्टार, चौथा पाई 1 स्टार। और जितने ऑर्बिटल बनते हैं उसका आधा बॉन्डिंग कहलाता है और उसका आधा एंटी बॉन्डिंग। तो ये दोनों हो गए आपके पाई और पाई 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए, और ये पाई 2 स्टार पाई 1 स्टार जो ऑर्बिटल है ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इन 4 ऑर्बिटल्स में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको देखिए 4 ऑर्बिटल बने हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा देखिए। चूंकि पाई बॉन्ड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड बना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे। 2 पाई बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है तो हुन रूट के अकॉर्डिंग भरेंगे तो सबसे पहला 2 इलेक्ट्रॉन आएगा पाई 1 में, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा पाई 2 में। इलेक्ट्रॉन 4 ही थे, चारों भर गए। अब आप देखिए कि अगर हम एनर्जी के सीक्वेंस में देखें, ये सभी ऑर्बिटल के एनर्जी का सीक्वेंस है। सबसे कम एनर्जी इसमें से पाई 1 की है, उसके बाद पाई 2, फिर पाई 2 स्टार, फिर पाई 1 स्टार। तो अब हम देखें कि इन चारों में सबसे ज्यादा कौन सा एनर्जी वाला ऑर्बिटल इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो पाई 1 स्टार की, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है।
उससे कम एनर्जी पाई टू स्टार के पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी पाई टू है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और सबसे कम एनर्जी किसकी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको LUM हम लोग कहते हैं। तो सबसे कम एनर्जी तो पाई 1 की है लेकिन इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे कम एनर्जी पाई टू स्टार है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे LUMO। अब आप देखिए कि अगर आप एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन HOMO से LUMO होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होगा। मतलब अगर आप इसको डेल्टा E के इक्विवेलेंट एनर्जी दे दिया आपने, और वो एनर्जी कहाँ होगी, हम लोगों ने बताया है कि विजिबल की हो सकती है, अल्ट्रावायलेट की हो सकती है। तो पाई 2 से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा पाई 2 स्टार में। पाई 2 हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और पाई 2 स्टार जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो क्या फर्क पड़ता है अगर कॉन्जुगेशन बढ़े? तो ऑन इंक्रीजिंग कॉन्जुगेशन, ऑन इंक्रीजिंग कॉन्जुगेशन the energy gap between HOMO and LUMO decreases। कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे जैसे आप कॉन्जुगेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे HOMO और LUMO के बीच एनर्जी गैप घटता जाएगा। तो आप कह दीजिए कि अगर आप इसको डेल्टा ई डैश कहें, तो आप देखिए कि इथिलीन के केस में जितना एनर्जी गैप था, ब्यूटाडाइन के केस में उससे एनर्जी गैप कम हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा ई डैश इज लेस देन डेल्टा ई। और जैसे ही एनर्जी गैप कम होता है, एनर्जी गैप डिक्रीज होता है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है बैथोक्रोमिक शिफ्ट में, कि जैसे जैसे एनर्जी गैप घटेगा वैसे वैसे इसमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। बैथोक्रोमिक शिफ्ट आर रेड शिफ्ट, मतलब जैसे जैसे एनर्जी गैप घटता जाएगा HOMO और LUMO के बीच में, वैसे वैसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा, या उसको रेड शिफ्ट कहते हैं, रेड शिफ्ट होगा। और इसमें होता क्या है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो ये है ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल, कि अगर आप इथिलीन की जगह ब्यूटाडाइन लें तो ब्यूटाडाइन की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में लैम्डा मैक्स की वैल्यू इथिलीन से ज़्यादा आती है। रीजन उसका ये है कि ही कॉन्जुगेशन बढ़ा वैसे एनर्जी गैप बिटवीन HOMO एंड LUMO जो है ये पोर्शन वो घट गया। अगर एनर्जी गैप घट जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, इसीलिए कॉन्जुगेशन बढ़ाने पर लैम्डा मैक्स बढ़ता है। और लैम्डा मैक्स अगर बढ़ता है तो इसके बाद वो शिफ्ट बैथोक्रोमिक शिफ्ट देने लगता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्टेड करते हैं, वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। पहला फैक्टर है जो हम लोगों ने पढ़ा है अभी, वो है कॉन्जुगेशन। अगर आप कॉन्जुगेशन को बढ़ाते जाएं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और इसका एग्जाम्पल्स बहुत सारा है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, विटामिन A1 है, विटामिन A2 है। इसका लैम्डा मैक्स होता है 325 पर नैनोमीटर पर, और इसका एप्सिलॉन मैक्स होता है 51,000 पर। ये सिर्फ इसलिए ऐसा हो पाया क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन 1 2 3 4 5 कॉन्जुगेशन है, जबकि उसमें सिर्फ 2 ही था। दूसरा एक बहुत ही फैंटास्टिक एग्जांपल है जिसको मैं जरूर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये देखिए कि इफ कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस फर्दर, और कॉन्जुगेशन को बढ़ा दिया जाए फर्दर, ये देखिए ये जो लैम्डा मैक्स था, ये लैम्डा मैक्स था 325 पर, 325, लेकिन 325 कलर नहीं है, 400 से 750 में कलर जोन आता है। तो इफ कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस फर्दर, तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन shows in colored zone। अगर आप कॉन्जुगेशन को और बढ़ाते जाएं
तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसजुगेशन जो होता है वो कलर जोन में चला जाता है, मतलब कंपाउंड आपका कलर दिखने लगता है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है लाइकोपीन, LYCO, लाइकोपीन। लाइकोपीन जो होता है वो टोमेटो में पाया जाता है, टमाटर में, TOMA, टोमेटोज में पाया जाता है। ये लाइकोपीन जो रिस्पॉन्सिबल होता है टमाटर में, वो रेड कलर के लिए होता है। इसी की वजह से टमाटर का कलर रेड होता है। इसका एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि कैसे लाइकोपीन का स्ट्रक्चर होता है, कितना कॉन्जुगेशन उसमें बढ़ गया है और किस कारण से कॉन्जुगेशन बढ़ने से लाइकोपीन के केस में कलर जो है वो रेड हो गया। तो इसको देखिए, एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ लाइकोपीन का, और इसका जो लैम्डा मैक्स होता है लाइकोपीन का, इसका लाइकोपीन का जो लैम्डा मैक्स होता है ये होता है 505 नैनोमीटर, जो कि बेसिकली कलर्ड जोन में पड़ता है। इसके लिए कंपाउंड कलर शो करता है, इसलिए टमाटर का कलर रेड होता है। तो पिन कंपाउंड है। अगर आप इसका नंबरिंग करना चाहें, म्यूट कीजिए भाई, नंबरिंग करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए कितना बड़ा एग्जाम्पल है और कितना ज्यादा कॉन्जुगेशन है। कार्बन नंबर 5 से देखिए 5 6 डबल, फिर सिंगल, फिर 7 पर डबल, फिर सिंगल, 8 पर डबल, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो यहाँ कॉन्जुगेशन आप देखिए इतने में बहुत ज्यादा, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखिए बहुत ज्यादा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है तो उसके लैम्डा मैक्स का वैल्यू बढ़ेगा, और लैम्डा मैक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो कंपाउंड जो है वो कलर जोन में एब्जॉर्प्शन शो करेगा, और कलर जोन में एब्जॉर्प्शन शो करने के कारण ही लाइकोपीन जो टोमेटो में पाया जाता है उसका कलर रेड होता है, इसी ट्रांजिशन के कारण। ट्री ये होता है, आप देख लीजिए ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री है। हम सभी जानते हैं कि जो ब्यूटाडाइन होता है ये 2 फार्म में पाया जाता है। इसको कहते हैं सिस फार्म। इसका एक दूसरा भी स्ट्रक्चर होता है ब्यूटाडाइन का, जो ऐसे होता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांस फार्म। इस सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये दोनों डबल बॉन्ड अपोजिट हैं, इसलिए ये ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया। और इस सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों बॉन्ड सेम साइड हैं, इसलिए सिस स्ट्रक्चर हो गया। और जो सिस होता है वो बेसिकली 2.5% एग्जिस्ट करता है, जो ट्रांस होता है वो 97.5% एग्जिस्ट करता है। और ये देखा गया है कि जो ट्रांस स्ट्रक्चर होता है, जो ट्रांस होता है, इसका ट्रांस के लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो होती है वो 217 नैनोमीटर होती है, और इसका एप्सिलॉन मैक्स जो होता है वो 21,000 होता है। तो ये होता है सिस और ट्रांस पर क्या फर्क पड़ता है स्ट्रक्चर का। दूसरा आपको हम एक बात और यहाँ बता दें, सिस ट्रांस का दूसरा एग्जाम्पल ले लें। देखिए ज्योमेट्री का C डबल बॉन्ड C है, और यहाँ H है, और यहाँ भी H है, और यहाँ फेनिल रिंग जुड़ा हुआ है, ये है, और यहाँ भी एक फेनिल रिंग जुड़ा हुआ है, ये फेनिल रिंग है। ये सिस स्ट्रक्चर है। इसी का एक दूसरा स्ट्रक्चर अगर हम ले लें तो यहाँ अगर फेनिल रिंग इस तरफ जुड़ा है और इस कार्बन पर फेनिल रिंग इस तरफ जुड़ा है, तो ये ट्रांस स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ सिस स्ट्रक्चर के केस में जो लैम्डा मैक्स पाया जाता है वो पाया जाता है 295 नैनोमीटर पर, और जो ट्रांस के केस में पाया जाता है लैम्डा मैक्स वो पाया जाता है 280 नैनोमीटर पर। आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इसके केस में कम इसके केस में ज़्यादा होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कॉन्जुगेशन होता है यहाँ ज़्यादा देखिए है और यहाँ कम है। जो
इस सब में कॉन्जुगेशन है, पहले वाले में भी कॉन्जुगेशन है और दूसरे वाले में भी कॉन्जुगेशन है, लेकिन जहां डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा बेहतर होता है वहां लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा होती है। तो इसके केस में ज्यादा डीलोकलाइजेशन है, इसलिए ज्यादा बेहतर डीलोकलाइजेशन की वजह से लैम्डा मैक्स ज्यादा पाया जा रहा है। जबकि इसके केस में डीलोकलाइजेशन कम होता है, जबकि हम इन जनरल जो हम लोग जानते हैं वो जानते हैं कि ट्रांस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। लेकिन अगर आप एब्जॉर्प्शन की बात करें तो सिस ज्यादा लैम्डा मैक्स पर एब्जॉर्प्शन देता है इन कंपेरिजन टू ट्रांस। एक और फैक्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्यूटाडाइन के केस में, इसी को सिर्फ बता करके मैं रोक दूंगा, और वो फैक्टर होता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप, बाकी फैक्टर्स को मैं जब वुडवर्ड फिशर रूल बताऊंगा तो बताऊंगा। एल्किल ग्रुप, अब आप यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2 है ब्यूटाडाइन 1 2 3 4। एक स्ट्रक्चर ये है। एक दूसरा स्ट्रक्चर भी मैं इसका लिखता हूँ, उस स्ट्रक्चर को आप देखिए। एक हाइड्रोजन हटा कर 4 नंबर से मैंने CH3 जोड़ दिया, CH3 4 नंबर पर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और एक नंबर पर भी एक हाइड्रोजन हटा करके CH3 जोड़ दिया गया, और 4 नंबर का भी एक हाइड्रोजन हटा करके हमने CH3 जोड़ दिया। तो क्या फर्क पड़ा दोनों के लैम्डा मैक्स पर? तो जो पहला वाला है कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है, जो पहला वाला है, ये 217 नैनोमीटर पर देता है लैम्डा मैक्स इसका, जबकि जो दूसरा वाला कंपाउंड है वो 227 नैनोमीटर इसका लैम्डा मैक्स होता है। इसका मतलब है कि इस ग्रुप के जुड़ने से लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ रही है। जब ग्रुप नहीं था तो उसका लैम्डा मैक्स कम था, जैसे ग्रुप को हमने जोड़ दिया वैसे उसका लैम्डा मैक्स बढ़ गया। तो व्हाट इज द रीजन कि ऐसा क्यों होता है? तो इसको हम लोग समझते हैं आक्जोक्रोम में, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि आक्जोक्रोम खुद तो कलर नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अगर जुड़ जाए तो उसके कलर की प्रॉपर्टी को एनहेंस कर देता है, तो उसका लैम्डा मैक्स बढ़ा देता है। तो और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से लैम्डा मैक्स बढ़ेगा या लैम्डा मैक्स घटेगा? इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग वुडवर्ड फिशर रूल पढ़ेंगे तब। लेकिन फिलहाल हम लोग इसको इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही है ब्यूटाडाइन का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कल हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों का कल का टॉपिक होगा